हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को रिज्यूम करते हैं। तो ये हम लोग का पॉलिटी का 12th क्लास है, जिसमें हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जीएस पॉइंटर जो है पूर्वावलोकन के सार पर निर्भर है, उस पर ही बनाया गया है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो हम लोग ये जानते हैं कि घटना चक्र का जो पॉइंटर है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पर इसको तेज़ी से कवर कर सकते हैं। ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि कुछ इसके कीवर्ड और बेसिक कंसेप्ट मिस हो जाते हैं, जो सिलेबस को कंप्लीट नहीं। हम अगर इसको पढ़ते हैं तो कुछ हमारे सिलेबस के पॉइंट छूट जाते हैं। तो हम इसमें यही कोशिश करेंगे कि कोई भी पॉइंट ना छूटे सिलेबस का, और बेसिक कंसेप्ट और कुछ मेमोरी में याद करने योग्य ट्रिक भी हम देंगे, जिससे कि कोई भी तथ्य आसानी से याद हो सके। ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे, अगर आप पीछे का 11th लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो आप उसको देखिए। 11 लेक्चर पॉलिटी का हो चुका है और ये 12th है, इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स में हम लोग कितना कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक। उसके बाद सेकेंड टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कंप्लीट हो चुका है। प्रीएम्बल कंप्लीट हो चुका है। गवर्नेंस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इंडियन नेशनल सिंबल हो चुका है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पीछे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल रहा है, और ये आज कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है उस पूरा कंप्लीट कर दें। क्या एग्जीक्यूटिव पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, कोशिश यही रहेगी। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। अगर लंबा वीडियो बनाना होता ना तो मैं तो इसको कंप्लीट कर देता, लेकिन क्या मैं अब बाउंड हो गया हूँ कि कम से कम 1 आवर से नीचे रहे या तो उसके बराबर रहे। अगर बहुत से फ्रेंड बोलते रहते हैं, दोस्त बोलते रहते हैं कि आप लंबा वीडियो मत बनाएं, लेकिन मज़ा नहीं आता जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोग। ठीक है ना। तो हम यही कोशिश करेंगे। ठीक। अगर 2-3 घंटे का बनाना होता तो फटाफट कंप्लीट होता। बेसिक डिस्कशन करने से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आज कि हम लोग कम से कम काउंसिल मिनिस्टर और यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पार्लियामेंट 1, 2, 3 और 4 जो भी होगा इस वीक में तो कंप्लीट कर देना है। इस वीक में कंप्लीट कर देना है। ठीक है ना। चलिए। तो क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर हाउस। तो नॉट ट्रू बोला है। ठीक ना, ये हम कर चुके हैं। ठीक। ठीक। सेकेंड, काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन 75(3) में। ठीक ना, 75 में बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो पार्लियामेंट के लिए। ठीक। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल हूम, तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा का हेड कौन होता है, हेड स्पीकर होता है। लीडर कौन होता है लोकसभा का, तो लीडर आपका पीएम होता है। ठीक। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट सिचुएशन एराइज आफ्टर द रिजनेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर का रिजनेशन अगर होता है तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो इम्पोज प्रेसिडेंट रूल विल इम्पोज। प्रेसिडेंट रूल ऐसे नहीं इम्पोज होता है। प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी के टाइम यूज होता है। और कौन सा आर्टिकल है, 356 आर्टिकल है, जिसमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है स्टेट पर, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। कहाँ पर, स्टेट में। तो गवर्नर बोलता है बॉस आओ देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद गवर्नर बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वहाँ पर क्या करता है, रूल करने लगता है, प्रेसिडेंट रूल। इमरजेंसी में देखिए, तो इमरजेंसी का अगर थोड़ा सा बात करें तो इमरजेंसी में 3 आर्टिकल हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए, इसमें 4 दो जोड़ दीजिए तो 356 हो जाएगा। तो क्या, स्टेट इमरजेंसी। और 360 4 जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल याद कर लीजिए, पूछता है। करेक्ट टाइम, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। करेक्ट है। कोई भी मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, सब क्या प्रेसिडेंट के प्लीजर पर ही, उसके जब चाहेगा तब तक आपको बना कर रखेगा, उसके बाद लात मार के भगा सकता है।
प्राइम मिनिस्टर शैल बी कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेटर के प्रपोजल के लिए प्राइम मिनिस्टर का कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट एक्सप्लिसिट स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलो एज द कन्वीनियंस का मतलब कि यहाँ पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया लेकिन फॉलो किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर हैड टू रिजाइन इफ़ ही इज लॉस्ट द मेजोरिटी इन लोअर हाउस। तो ये कन्वीनियन है, ठीक ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है बट इसको फॉलो किया जाता है। अगर मेजोरिटी नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना पड़ेगा लोकसभा। तो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस मोशन होता है प्रूव करने के लिए, विच मोशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन ये बताना होता है कि हम कॉन्फिडेंस में हमारी मेजोरिटी है। आफ्टर रिजिनेशन हुज परमिशन डज द मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव द स्टेटमेंट इन लोकसभा स्पीकर। रिजिनेशन के बाद स्पीकर, देखिए लोकसभा का स्पीकर ही डाउन होता है, ठीक ना, स्पीकर जो चाहेगा वही होगा। किसी को निकालना हो कि कोई सेंटेंस को एक्सपेंज करना हो, मतलब रिमूव करना हो, तो सब स्पीकर करता है, ठीक है ना। लोकसभा का ये डान है। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन, कम से कम 50 अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कितने मेंबर चाहिए? तो 50 मेंबर होने चाहिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। विच इज ट्रू अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया? देयर इज नो मेंशन इन नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, ठीक ना। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली केवल लोकसभा में होता है। क्यों? कि मेजोरिटी से सरकार किस में बनती है? तो लोकसभा में ही बनती है, ठीक। इसको ही बोला गया है, ठीक ना, इसको ही बोला गया है, ठीक है ना, लोकसभा को ही बोला गया है, लोअर हाउस को, कि इसी में आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको इसी में आप सरकार बनेगी, राज्यसभा से नहीं, ठीक है ना। अब राज्यसभा में कितना बहुमत मिले उससे नहीं मतलब, लोकसभा में आपका मेजोरिटी होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। विल डिसाइड, हु विल डिसाइड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन बताएगा? तो प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड यूनियन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट बताएगा, गवर्नर बताएगा, प्रेसिडेंट और यूनियन ऑफ पार्लियामेंट बताएगा कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिफिनीशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ठीक ना। नेक्स्ट, इंडियन पोलिटी द सिक्योरिटी इज सबॉर्डिनेट टू। सिक्योरिटी किसके सबॉर्डिनेट होते हैं? सबॉर्डिनेट मतलब कि उसके सहायक, ठीक है ना, उससे छोटा, सबॉर्डिनेट हेल्पर किसका? लेजिस्लेचर का, ठीक। लेजिस्लेचर का काम होता है मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव काम होता है एग्जीक्यूट द लॉ एंड ऑर्डर। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो छत्ती है वहाँ, छत्ती, आर के सन्मुखन छत्ती। तो छत्ती आप याद करिए, छत्ती है, आप एक फुटबॉल प्लेयर भी है सुनील छत्ती, ठीक है ना, तो वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक। सर वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 इन द जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट, ठीक। हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट? भीमराव अम्बेडकर। हु विच टर्म डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बजट को कहीं भी डिफिनीशन नहीं दिया गया है बजट में, बस बताया गया है कि एक एनुअल फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट रखना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है ना। 12 प्राइम मिनिस्टर कौन है? एच.डी. देवगौड़ा 12th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। मैं द प्राइम मिनिस्टर विद देयर टेन्यूर, आपको प्राइम मिनिस्टर के सभी नाम याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर टेन्यूर नहीं भी याद है तो आपको क्रम मालूम रहेगा तो आप कर सकते हैं आर्डर, किसके बाद कौन बना, किसके बाद कौन बना, किसके बाद कौन बना, ठीक है ना। तो विश्वनाथ प्रताप को वीपी सिंह बोला जाता है, तो ये राजीव गांधी के बाद बने हैं, ठीक ना, 89 और 90 में, 89 और 90 में। चंद्रशेखर बने हैं कौन? 90 और 91 में, 90 और 91 में। एच.डी. देवगौड़ा 69 और 97 में बने हैं, ठीक। आई.के. गुजराल 97 98, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 99 से लेके 2004 तक, कारगिल वार इन्हीं के टाइम हुआ था, पोखरण भी हुआ था। विच PM हेल्ड द ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मोर देन वन? कौन ऐसा PM है जो प्राइम मिनिस्टर हेल्ड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा जाने वाले कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू 2 बार, इंदिरा गांधी ये पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद, दूसरी बार 71 में,
ठीक। तीसरी बार 80 80 80 से 84 तक, ठीक। तो 3 बार, ठीक। 3 टाइम। और नेहरू जी 3 टाइम, ये भी 3 टाइम है। गुलजारीलाल नंदा 2 टाइम। मनमोहन सिंह 2 टाइम। गुलजारीलाल नंदा आपका देखा जाए तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी देखा जाए तो 3 टाइम, एक दिन 13 दिन, 13 महीना और फिर 5 साल, 3 टाइम। नरेंद्र मोदी, इनका 3rd टर्म चल रहा है। Which occupy office of the Prime Minister of India more than once gap in the between their period career? तो मोर देन हुआ उनके बिटवीन करियर पीरियड कौन सा? तो गुलजारीलाल नंदा एक बार बने, जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद बनाया गया, फिर उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद बनाया गया। इंदिरा गांधी को बनाया गया, लेकिन फिर ये ब्रेक हो गया था। कब? 60 90 90 77, ठीक ना, के टाइम ब्रेक हो गया इमरजेंसी के बाद। फिर अटल बिहारी वाजपेयी का ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट, विच प्राइम मिनिस्टर डाई आउटसाइड इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री डाई किए थे, कहाँ पर? ताशकंद में, ठीक। विच वाज नॉट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर द होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? था चंद्रशेखर कहीं से चीफ मिनिस्टर नहीं थे। मैच द स्टेट रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर बने कौन सा चीफ मिनिस्टर, उनको बताना है, ठीक। वीपी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई गुजरात सूरत से। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से। चरण सिंह यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। नरेंद्र मोदी गुजरात से। हु वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप? प्राइम मिनिस्टर के समान कौन मेंबर था लोकसभा का? चंद्रशेखर। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द चौधरी चरण सिंह? पार्लियामेंट कभी अटेंड नहीं कर पाए। वर्ल्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट मेंशन इन, मंत्रिमंडल कैबिनेट मेंशन किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 352 में, ठीक। 352 में आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक। ये नेशनल इमरजेंसी का है, जिसमें 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी लगती है, लेकिन आप देखेंगे 352 का 3rd इसमें आपको जोड़ा गया कब? तो 1978 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ठीक ना। 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 हुआ था, जनता गवर्नमेंट ने की थी, तो उस टाइम इसको जोड़ा गया था। फिर मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, हु हैव बीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसमें से कौन से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं? सबसे आपको छेत्री जी हैं, ठीक। छेत्री जी को याद कर लीजिए। वीपी सिंह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आर वेंकटरमन, वाई चमन, प्रणब मुखर्जी, ठीक। इसमें से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, कौन? प्रणब मुखर्जी। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी बाय विच प्राइम मिनिस्टर? तो बीपी नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में कभी गए ही नहीं थे, ठीक ना। तो ये आपको मालूम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट असर्शन। मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट एडहेर टू पॉलिसी। मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट एडहेर द पॉलिसी, करेक्ट है। पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्स, करेक्ट। दोनों करेक्ट है, लेकिन कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कैबिनेट के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करता है। नेक्स्ट, फर्स्ट एसेसरेशन और रीजन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल राज्यसभा के लिए नहीं है, किसके लिए है? तो बोथ है। किस में आर्टिकल में दिया गया है? तो 75 का 3 में देखेंगे, या कुछ नहीं आया तो 75 ही आर्टिकल से बस। मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, करेक्ट, ठीक। तो आर इज करेक्ट है, ये इज रॉन्ग।
Following statement choose the correct from the code given below. Association reason. Describing a person as deputy prime minister is political decision. Correct. पॉलिटिकल डिसीजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो अंग्रेजों ने शुरू किया था। ठीक, पहली बार कब से? जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके टाइम से शुरू हुआ कहानी है। इट डज नॉट कन्फर्म ऑन हिम एनी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ठीक ना, ये प्राइम मिनिस्टर का पावर कंफर्म नहीं करता है। ठीक ना, जब नॉट कंफर्म हिम एनी पावर टू प्राइम मिनिस्टर जो ऑप्शन रहेंगे तो रिलेटिव बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब तक हैं तब तक वो नहीं है। ठीक, लेकिन कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्यों बना जाता है इसका रीज़न नहीं दिया। स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्ट इन, ना गलत दिया है। किस में वेस्ट होता है? प्राइम मिनिस्टर में, अरे प्रेसिडेंट में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ठीक, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिस चेयरमैन। नहीं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक ना, यहाँ कौन होता है? तो वीपी वाइस प्रेसिडेंट एक्स चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। सिविल सर्विस बोर्ड का बोल रहा है, नहीं सिविल सर्विस बोर्ड का नहीं, दोनों कैंसिल, मतलब कि दोनों रंग। विथ रेफरेंस to union government consider the correct statement. The Constitution of India provide that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting member of Lok Sabha only. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी, नहीं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो नहीं है कि आप लोकसभा से ही ओनली लिया जाए। देखिए एक कीवर्ड है, जब भी ओनली आपको दिखाई दे, ठीक ना, तो ज़्यादातर गलत होता है। 99% क्या होता है कि गलत ही मिलता है। तो आप जब भी ओनली देखिएगा तो आप उसको समझिए कि गलत है। ठीक, अब कहीं भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक, ये भी है कि फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकता है। बस ये है कि वो अगर ना भी अगर चुनाव जीत के गया हो तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना है हाउस का। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। ठीक, नहीं, द कैबिनेट सेक्रेटरीट, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के अंडर नहीं काम करता है। ठीक ना, तो दोनों गलत है। Which constitutional amendment that the total number of ministers include the prime minister in the council of ministers shall not exceed the 15% of total member of the house of people। तो ये 91 में आया था। कब? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड में आया था कि 15% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर हाउस का पीपल का, किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक, कौन लेके आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक ना, द नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर 15 अगस्त 1947। तो नंबर बताना मिनिस्टर का जो 1947 में 15 अगस्त को थे तो 18 को। अब याद नहीं हो रहा है तो आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना साल लगा था? 2 साल 11 मंथ 18 दिन। तो यही 18 क्या है? अब मिनिस्टर का नंबर है। ठीक, इसमें से 3 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएंगे। पार्लियामेंट में वुमन थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 वुमन थी। विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड विथ इंडिया? तो वाइट पेपर कुछ नहीं होता है, बस एक घोषणा पत्र होता है, उसी को वाइट पेपर बोलते हैं। एक ब्लू पेपर होता है, ब्लू प्रिंट बोलते हैं। ब्लू प्रिंट किसी भी प्लान का क्या होता है? मैप होता है। एक इस समय टूल किट चल रहा है, टूल किट भी वही चीज़ है, किसी भी अंजाम को देने के लिए पूरा उसमें प्लान होता है, टूल किट। ठीक, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एट द नॉट impaired or prejudice the exercise of the executive power of India। 257 ठीक ना, तो ये स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक ना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। किसने रिपोर्ट दिया था? गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक, गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक ना, इनके रिकॉग्नाइजेशन पर क्या दिया गया था? रीऑर्गेनाइजेशन यूनियन कैबिनेट। व्हाट इज
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी का फंक्शन क्या होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी का प्रिपेयर तभी एजेंडा को प्रिपेयर करता है कि इसका कैबिनेट मीटिंग कब होगी, कैसे होगी। सेक्रेटरीट असिस्टेंट टू कैबिनेट कमेटी, ठीक है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी होता कौन है? तो ये IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक। सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। हु हैज गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इसी में जोड़ दिए जय विज्ञान, ठीक। ये कौन दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, जय विज्ञान। नेक्स्ट, गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट। फर्स्ट, द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर द एक्सरसाइज टू इंश्योर द कंप्लेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड द लॉ अप्लाई इन स्टेट। तो एक्जीक्यूटिव पावर जो है, एक्जीक्यूटिव मतलब कि आपका रूल रेगुलेशन को इम्प्लीट करना ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द लॉ, ठीक, पार्लियामेंट एंड द लॉ अप्लाई इन द स्टेट, करेक्ट, ठीक ना। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ किया था तो उसको स्टेट को, एक्जीक्यूटिव जो स्टेट की हैं उसको इंश्योर करती हैं, ठीक है ना, उसको एक्सरसाइज करती हैं और अपने स्टेट में अप्लाई करती हैं, अपने राज्य में। अपने भी नियम बनाती हैं, ऐसा नहीं हर राज्य को आप अपना विधानसभा है उसमें कानून बनता है, लेकिन सबका कानून अलग अलग है। यूनियन लिस्ट के द्वारा, यूनियन लिस्ट जो होती है कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट होती है। तो इसमें क्या अनुसार अगर यूनियन लिस्ट बनती है तो पार्लियामेंट बना दिया, लेकिन उसका काम क्या है? एग्जीक्यूटिव, राज्य स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी गिवन नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट बाय द यूजिंग द एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन देती है, ठीक, दोनों करेक्ट है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आपका 6 पार्ट 5 में, ठीक है ना, पार्ट 5 में है। आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो आर्टिकल 148 से 151 तक है, ठीक। 2-3 आर्टिकल है, 48, 49, 50 और 51, 4 आर्टिकल, ठीक। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल मैटर। अटॉर्नी जनरल, और एकाएक का बताइए, एकाएक का है, ठीक ना। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल आपका 76 में है। देखिए, जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट वाला, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में आर्टिकल का ही खेल है, ठीक ना। जैसे मैथ करते हैं तो इसमें फार्मूला खेल है, उसी तरह से, ठीक। तो यहाँ पर 76 में अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? तो सबसे हाईएस्ट समझे लॉ ऑफिसर होता है, इससे बड़ा कोई नहीं है इंडिया का, ठीक, भारत सरकार का। तो ये चीफ होता है, ठीक, लॉ लीगल मैटर का, तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल मैटर यही लेके अटॉर्नी जनरल और देखा जाता है। हु होल्ड हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लीजर पर कौन कौन ऑफिस करते हैं? तो अटॉर्नी जनरल भी करता है, आपका गवर्नर है, PM है, सब लोग तो प्लेजर है, प्रेसिडेंट। चीफ लीगल एडवाइज ऑफ गवर्नमेंट, देखिए चीफ लीगल एडवाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में है। विच स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज करेक्ट? ही इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही मस्ट सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसका? सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। अब इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं हटाना है। कंसिडर अटॉर्नी जनरल एक ऐसा होता है कि जो पार्लियामेंट में तो बैठ सकता है लेकिन डिबेट सुन सकता है बैठ के बस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंस्ट्रेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंट पर्सन हु विल क्वालिफाई अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट होगा वो उसको कर सकता है। शैल बी अपॉइंटमेंट, शैल भी लिखा है, शैल में निश्चित होता है, इतना ध्यान दें। विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक। ए पर्सन इज अपॉइंट अटॉर्नी जनरल हु क्वालिफाई अपॉइंटमेंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ठीक है ना, तो ओनली वन इज करेक्ट। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लीगल मैटर, लीगल मैटर में एडवोकेट जनरल, ठीक, एडवोकेट जनरल। कंप्यूटर ऑडिट जनरल, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, ठीक ना, 148 आर्टिकल के अंतर्गत है। टेन्यूर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ 6 ईयर, ठीक, 6 ईयर। इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनोमस होता है।
विच इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर जनरल, कैग के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं, तो ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिमूव नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। विच ड्यूटी इज नॉट प्रिफेयर बाय Comptroller Auditor General of India, control the receipt and issue of the public money and ensure that the public revenue lodged in the exchequer। ठीक, तो ये इसका परफॉर्मेंस नहीं, उसका काम है बस ऑडिट करना, ऑडिट करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देना, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेंगे, इसकी हेल्प से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से। हु हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, अटॉर्नी जनरल 76 में आर्टिकल में, और इसको राइट है कि ये क्या है, प्रोसीडिंग में फाइल होगा लेकिन डिबेट में भाग नहीं लेगा। इन इंडिया इंश्योरिंग द पब्लिक फंड आर द यूज इफिशियंटली एंड फॉर द इंटेंटली पर्पज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। ठीक है ना, इसका प्रोनाउंस थोड़ा सा हमको उल्लू हो जाती है। कैग रिपोर्ट ऑन द एक्सक्यूशन of projection of the program by the minister are discussed by the Public Account Committee. Information of CAG report can be used by the investigating agency to press charge against those who have violated the law while managing public affairs। दोनों ही करेक्ट है। ठीक, अब देखिए कैग रिपोर्ट पर क्या हुआ था पिछली, आप देखेंगे तो 2014 में 2013 में क्या हुआ था, कांग्रेस सरकार कैग रिपोर्ट से ही चलेगी, जिसमें कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, ठीक, सब कुछ हुआ। और इसका बाद में क्या हुआ, कैग का रिपोर्ट दिया, कैग पर हाल हुल कुल हुआ, लुल चारों तरफ हाल होड़ अपामित मचा। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में CBI के पास प्रूफ ही नहीं निकला, कुल सेटिंग करके निकल लिए, या तो रिपोर्ट गलत थी या तो सोचिए, तो इतना बड़ा है कैग रिपोर्ट का। अल्टीमेटम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमिटमेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वेस्ट विथ पार्लियामेंट। Who attend the meeting of Public Account Committee of Parliament, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अगर मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसमें से एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो उसकी मीटिंग में कैग जो है भाग ले सकता है, लेता भी है। ठीक ना, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर जनरल, तो 149 में ड्यूटी है। ठीक है ना, कंट्रोलर जनरल का देखें तो 148 से लेके 151 तक है। ठीक, कैग इज अपॉइंट बाय हीज कैन बी रिमूव बाय, तो ये पार्लियामेंट के ही प्रेसिडेंट अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एड्रेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, रिमूव कैसे होगा, तो बाय प्रेसिडेंट के कब होगा, जैसे जब तक कि वो पार्लियामेंट को एड्रेस न कर दे कि अभी इसको मारना पीटना है, बहुत हरामी है, कैग के बारे में बोलेंगे है बहुत दुष्ट है, इसको हटाओ, ठीक ना, तो हटाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा, नहीं कि चुपचाप। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या फ्रेंड है, फिलासफर और गाइड है। अमेंडमेंट 2 कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन सर्विस 1971 सेपरेट अकाउंट फॉर द ऑडिट एंड रिवेल ऑफ कैग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट। द अमेंडमेंट वेयर मेड इन ईयर, अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया था 1976 इमरजेंसी के टाइम। Consider the following statement. Advocate General of State in India is appointed by the President of India. Advocate of General नहीं, Attorney General जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, तो ये कहानी गलत है। द प्रोवाइड इन सिविल प्रोसीडिंग कोड हाई कोर्ट है द ओरिजिनल अपीलेंट एंड द एडवाइजरी जुडिशन एट द स्टेट लेवल। ठीक, तो हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर, तो ऐसा नहीं है। सिविल जुडिशरी कोर्ट कुछ भी हो, उसमें कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ही है। हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स मतलब क्या होता है, वॉलेट, पैसा रखने का थैला। ठीक, तो उसका गार्डियन कौन है, तो गार्डियन उसका संरक्षक कौन है, तो कैग है। The duty of comptroller and auditor general is not only merely to ensure the
difficulty of expenditure but also the property. Correct. He had to uphold the constitution and the law parliament in the field of financial administration. Correct. और दोनों को एक्सप्लेनेशन है कि भैया ये फाइनेंशियल पार्लियामेंट का जितना भी पार्लियामेंट में जितना भी ला का है ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक ना, तो इसीलिए इसको पूरा पावर है। गिरीश चंद्र मुर्मू बिकम द इंडिया 14 कंट्रोलर जनरल। इससे बनने से पहले क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके? डिवाइडेड जम्मू कश्मीर का। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी, ठीक, देखते हैं। देयर इज करेक्ट सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज, करेक्ट सीक्वेंस इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज आप गिवन द फंक्शन इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक। तो क्या है? तो सबसे टॉप पर कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद यूनियन कैबिनेट, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी। इन ऑर्डर ऑफ द प्रोसीड्यूर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच प्रोसीड्यूर ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है ऑफ इंडिया, विच कम एंड एबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस आप के ऊपर कौन आता है? तो फार्मर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट, ठीक, इतना मालूम है। इसके बाद फार्मर प्रेसिडेंट है, फिर फार्मर। नेक्स्ट, हु इज टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर, टॉप मोस्ट कौन है? सबसे टॉप, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक ना, यही आईएएस एग्जाम से होते हैं, ठीक। आईएएस शुरुआत में बनते हैं क्या? एसडीएम, फिर उसके बाद बनते हैं एडीएम, फिर उसके बाद प्रमोशन करते करते डीएम फिर बोलते हैं, फिर उसके बाद कहानी बढ़ते बढ़ते चलती जाती है, लास्ट वही है, इसके बाद रिटायरमेंट। इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस द फॉलोइंग कम फर्स्ट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी 9(1), चेयरमैन में सबसे ऊपर ही है। चीफ इलेक्शन कमीशन 9A, कंट्रोलर ऑडिट जनरल 9A, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 14। तो पार्लियामेंट हमको पढ़ना है, ठीक। तो पार्लियामेंट शुरू करने से पहले हम इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। तो कुछ हम आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारे। तो यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक जगह हम इकट्ठा किए हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन है। जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं उसी को ये एक समरी पॉइंट में दे रहे हैं, ठीक ना। अब पॉइंटर जब पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर में तो पूरा चारों तरफ छिटा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, लेकिन हम उसको इकट्ठा कर देना है ताकि परीक्षा में यहाँ संभावना रहती है पूछने का, ठीक। तो देखिए पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है, इसकी शुरुआत होती है आपका आर्टिकल 52 से। कहाँ तक चलती है पार्ट 5? तो पार्ट 5 आपका चलती है 152 तक। तो ये पूरा इसमें पार्ट 5 है, पार्ट 5 कंप्लीट इसमें है। अब पार्ट 5 को, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो 4 चैप्टर में है। चैप्टर 1 में क्या है? तो एग्जीक्यूटिव है, क्या है? एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव को हम देखते हैं, तो इसमें आपका एग्जीक्यूटिव जब पढ़ते हैं तो इसका 52 से लेके 78 तक आर्टिकल है, ठीक। फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हम देखते हैं तो इसमें हम 79 से 70, चैप्टर 2 में है क्या? तो 72 में पार्लियामेंट है, क्या है? पार्लियामेंट, ठीक। पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिए पार्लियामेंट है। अभी ये कितना है? तो इसका आर्टिकल है 79 से आप देखेंगे तो 112 तक, ठीक। और एक पार्ट 3 इसका, चैप्टर थर्ड जो है प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर, ठीक ना। और लेजिस्लेटिव पावर में एक ही आर्टिकल है 1, 2, 3, ठीक। फिर उसके बाद हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 1 to 4 आर्टिकल से लेके
147 तक है। ठीक, तो आपको 5 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है वो हमारा किससे रिलेटेड है? तो 5 जो है कंट्रोलर जनरल, मतलब कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। 5 जो है चैप्टर 5, ठीक, कैग से है, CAG। और इसमें 148 से लेके 151 तक है। अब बोलेंगे 52 कहाँ गया? 52 कहाँ गया? ठीक ना, तो 150, यहाँ गलती हो गई, 1 रहेगा, ठीक ना। तो इतना है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? तो हम लोग सिक्योरिटी का में जो है, सिक्योरिटी अगर देखते हैं तो सिक्योरिटी में हम पाते हैं कि, ध्यान से समझ लीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो हम पार्ट 5 के चैप्टर 1 में क्या है? तो सिक्योरिटी है, ठीक। सिक्योरिटी में पाते हैं कि जिस तरह से चैप्टर 5 में 5 चैप्टर है, उसी तरह सिक्योरिटी में 5, मतलब कि हाथ में कितने उंगली? 5 हैं। तो 5 चैप्टर भी हैं, 5 चैप्टर के 5 पार्ट, 5 के 5 चैप्टर हैं। और सिक्योरिटी उसका फर्स्ट चैप्टर में 5 उसके सिक्योरिटी में, तो सबसे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे टॉप पर है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। ये क्रम है, ऐसे ये टॉप पर है, ये उसके नीचे, उसके नीचे, फिर उसके बाद AG अटॉर्नी जनरल, ठीक। तो ये सबसे लोअर एग्जीक्यूटिव है। तो ये बात की गई है इनकी, कितने हो गए? तो 5 हो गए, ठीक। तो इसी में हम प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, ठीक। प्रेसिडेंट का आर्टिकल को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो 52 से शुरुआत हो रही है। तो 52 से शुरुआत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? शैल बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या लिख रहा है? शैल बी लिख रहा है, ठीक ना। इसको छोटा सा मिनिमाइज कर दें ताकि पूरा दिखाई दे, ठीक। तो यहाँ पर शैल बी बोल रहा है, ठीक ना, जूम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर शैल बी, तो शैल ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर प्रेसिडेंट होना ही चाहिए था। किसमें है? 52 में, ठीक। अब 53rd में हम देखते हैं, तो 53rd में बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर, किसकी बात कर रहा है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट का क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय द, या तो वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा या तो सबॉर्डिनेट के हेल्प से। सबॉर्डिनेट में कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक। ये इनके तो डायरेक्टली वेस्टेड, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ठीक ना। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन प्रेसिडेंट, ठीक। ये अपना डायरेक्टली या तो एक्सरसाइज कर सकता है या तो सबॉर्डिनेट की हेल्प से। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस ऑफ फोर्स, सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्स किस आर्टिकल में है? तो 53। 54 आर्टिकल की बात करते हैं, तो 54 में आप यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस की बात किया है, ठीक। तो इलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो यहाँ पर कैसे इलेक्शन होना चाहिए? तो यहाँ पर इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होना चाहिए, ठीक। तो इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक, नॉमिनेट मेंबर नहीं, और हाउस पार्लियामेंट, दोनों हाउस के, बोथ हाउस पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर से मिलके बनते हैं, ठीक। नॉमिनेट कहीं नहीं रहते हैं। 54 55 में बोला गया है मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी किस तरह से इलेक्शन होगा इनका। तो इनका इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होगा, ठीक। क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, सीक्रेट वायलेट से। इसलिए यहाँ पर कई बार पूछा है व्हिप यहाँ पर पार्टी का जो व्हिप होती है, जो आता है, कमांड किया जाता है कि आपको वोट देना है, तो व्हिप यही होता है। तो व्हिप में कमांड किया जाता है कि आपको वोट देना है, ठीक। और उस व्हिप के विरोध में कोई जाता है तो उस पर पार्टी कार्रवाई करती है। तो व्हिप इसमें लागू नहीं होता है। क्यों? कई बार परीक्षा में पूछा है, गलती मत कीजिए, पॉइंटर हल किए तो उसमें देखने को मिला क्वेश्चन, ठीक। तो वो सीक्रेट वायलेट के कारण यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर बोला गया। री एंट्री की भी बात की गई है ना, कि इसमें री एंट्री भी होगा। एलिजिबल ऑफ इलेक्शन, री इलेक्शन 57 में है, ठीक। अब इसका रिजनेशन की बात की, देखिए 56 में रिजाइन करना, टर्म ऑफ ऑफिस रिजाइन किसको करेंगे? तो रिजाइन इसको वाइस प्रेसिडेंट, ठीक,
वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट इनको रिजाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिजाइन देंगे। ठीक है, रिजाइन या देखिए 56 में रिजाइन है तो इसको समझ लीजिए। रिजाइन क्या वाइस, ये या तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो सीजीआई को देंगे, सीजीआई प्रेजेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को देंगे। 56 के बाद 57 ये बताता है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, री इलेक्टेड, हाँ तो री इलेक्ट हो सकते हैं। 57 याद कर लीजिए, एक जगह नोट बना लीजिए कापी में, उसको नोट कर लीजिए ताकि बार बार दीवार में चिपका दीजिए तो देखते रहिए। ठीक, याद रहे। 57 के बाद 58, ठीक 58 जो है 58 बोल रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका एलिजिबिलिटी को बोल रहा है। एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी, ये सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ये क्वालिफाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीपल हाउस, यानी लोकसभा के लिए ये क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो इनका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 59 बोलता है कंडीशन ऑफ ऑफिस शैल नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होता है 59 कंडीशन ऑफ ऑफिस, ये तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हैं। ठीक, ये पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। 60 में क्या है, ओथ है। उसके बाद 61 में इम्पीचमेंट है। ठीक, और उसके बाद 62 में अभी इनका इलेक्शन कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, तो यानी 6 महीना कंप्लीट होते ही इनका इलेक्शन हो जाएगा। किसी से डेथ हो जाता है, ऑफिस वैकेंट हो जाती है तो कैसे हो, ऑफिस वैकेंट हो जाएगी तो 6 महीना के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट इनका रहेगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका, इनको 14 दिन की नोटिस दी जाती है, उसके बाद चलता है, पार्लियामेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को इसको याद करने का एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जब किसी आदमी किसी भी चीज़ का बात की जाती है कि ये होना चाहिए, ठीक, डेमोक्रेसी में होने की बात होती है तो 52 होने की बात हो रही है कि 52 में प्रेसिडेंट होना चाहिए। 52 में बोल रहा है कि होना चाहिए। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, तो भैया होना तो चाहिए ठीक है, लेकिन उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, तो इलेक्शन के द्वारा। 50 इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 54 मिलेगा। तो इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका इनका इलेक्शन प्रोसेस मिलेगा, कैसे इलेक्ट होगा, होना चाहिए, होना चाहिए के बाद इलेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्शन इनका, ठीक, कैसे, तो इनको कौन इलेक्ट करेगा, तो इलेक्ट कौन करेगा, तो ये इलेक्टेड मेंबर करेंगे। अभी इसमें फिर 2 जोड़ दीजिए, तो ठीक है इलेक्टेड मेंबर करेंगे। ठीक, अब 2 जोड़ देंगे तभी इनका आ जाएगा टर्म, कितने साल तक रहेंगे, तो 5 साल तक रहेंगे। फिर इसमें 2 और जोड़िए, तो 58, तो इनका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। ठीक, अब उसके बाद फिर 2 जोड़िए, ठीक, तो क्या हो गया 60 ओथ। ठीक, यानी कैसे, तो ओथ दिया जाएगा। ओथ के बाद किसी को बुलाया जाएगा, अगर गलत काम करेगा तो लात मार के भगाया जाएगा। ठीक, तो क्या है 60 बुलाना है, ओथ दिलाना है कि भैया 60 क्या है, लात मार के भगाना है, तो आप ये ओथ और ये याद कर लीजिए। ठीक, 62। बाकी तो आपको सब पढ़ना है, लेकिन एक ये है कि 2 का जोड़ते जाएंगे तो आपको एक कहानी की तरह मिलेगा कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन उसको इलेक्ट कौन करेगा। ठीक है, इलेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद उस 2 जोड़ दीजिए तो कितने साल के लिए रहेगा, फिर उसमें जोड़ दीजिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए कि उसको वोट कराया जाएगा, फिर उसको भगा दिया जाएगा, तो तुरंत 1 जोड़ दीजिए। भगाने में टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है। ठीक, तो ये आपका प्रेसिडेंट का सब आर्टिकल रहा। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखते हैं, तो ये भी सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो 63, ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेल भी बोल रहा है, सेल भी, ठीक ना, तो ये आपको चीज़ें याद रखना चाहिए। सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सेल भी मतलब क्या बोल रहा है, ये मस्ट कर दे रहा है, अगर इसके बिना काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 64 बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट इक्स ऑफिसियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो 64 में इक्स ऑफिसियो चेयरमैन होना चाहिए, होता है। ठीक, 65 में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट है, मतलब कि अगर वैकेंट खाली है तो यहाँ बोल रहा है कि प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। 66 में बोल रहा है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में बोल रहा है टर्म ऑफ ऑफिस। 68 में बोल रहा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन till the vacant of the office of vice president and the term of office of person elected fill casual vacancy। ठीक है ना, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये आपका कैबिनेट से रिलेटेड, काउंसिल मिनिस्टर से, तो ये 74 से लेकर 78 तक की बात की गई है।
ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो 74 में बोला गया है क्या, 74 में बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज टू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो एड एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को। 75 में बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, और यहाँ तक कि ये रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे, ठीक है ना। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कही है, ठीक, एक ही आर्टिकल 70। फिर 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, 78 में ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्ट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। तो ये आपका इतना आर्टिकल है, ठीक। इन आर्टिकल को याद, अगर ये आप देखिए, आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको और स्टेट के रिस्पेक्ट में याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। अगर स्टेट का याद तैयार करते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक। और उसको तैयार करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप देखिए। तो इसमें क्या करना है, इजी रिमेंबर टू आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट और सेंटर। तो यहाँ पर आर्टिकल सेंटर से रिलेटेड दिया गया है, यहाँ आर्टिकल स्टेट से दिया गया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 89 जोड़ देना है। क्या 89 जोड़ देना है। तो 70, और एक और बता दे रहा हूँ आपको, एक ट्रिक और है। देखिए 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो ये आपका प्रेसिडेंट का बताएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपका 63 वीपी बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बताएगा, ठीक। तो अगर यहाँ से आप पकड़ लेते हैं तो आपको यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी करने में, क्या इसको करने में 72 जोड़ना। 72 किस लिए है, 72 आपका प्रेसिडेंट का पावर की बात कर रहा है। 72 में क्या है, 72 में प्रेसिडेंट की पावर की बात किया गया है। कैसा पावर, तो प्रेसिडेंट किसी को क्षमा दान कर देते हैं, जान की जाओ तुम ऐसे करो, ठीक है ना। तो वही पार्डन, ठीक है ना। तो अगर वही चीज़ हम गवर्नर में आते हैं तो 161 में हो जाता है, तो 89 जोड़ देंगे तो आपको पार्डन की पावर गवर्नर का मिल जाएगा, ठीक। 74 में बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, सेंटर का। तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो 163 मिल जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड टू एडवाइज गवर्नर, यहाँ पर भी एड टू एडवाइज। 75 में आपको अदर प्रोविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसमें और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो 164 में यहाँ पर भी वही सीएम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। फिर 76 में अटॉर्नी जनरल, 89 जोड़ दीजिए तो आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मिल जाएगा, ठीक, 165। 77 में आपको कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें 89 जोड़ देंगे तो आपको 166 कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएगा। 78 में आपको प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो आपको 167 ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर की मिल जाएगी, ठीक। 79 में आपको पार्लियामेंट के बनने का कहानी है, 79 में पार्लियामेंट बनेगा। तो उसी तरह से 168 में कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन करे स्टेट लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूट करने की बनाने की कहानी है, ठीक। तो इसमें आपको 89 जोड़ना है बस, ठीक। और कुछ प्रावधान है, इसको देख लेते हैं। इसमें 90 जोड़ना है, आप देखेंगे तो इस ये का सेंटर का आर्टिकल है, यहाँ स्टेट का आर्टिकल है, इसमें 9 जोड़ना है, 90 जोड़ना है। और 90 जोड़ने, जैसे आर्टिकल 112 है, किससे रिलेटेड है, तो ये बजट से रिलेटेड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इसमें 90 जोड़ देंगे तो 202 मिल जाएगा, तो स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी तरह से 113 है, तो इसमें आप पार्लियामेंट का एस्टिमेट और प्रोसीड्यूर है, तो उसी तरह से इसमें 90 जोड़ देंगे तो 203 मिल जाएगा। 203 इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का प्रोसीड्यूर और उसका एस्टिमेट है। 114 में आप अप्रोप्रिएट बिल है, तो यहाँ पर 90 जोड़ देंगे। 240 में अप्रोप्रिएट बिल है, सेंटर का है, ये स्टेट का। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सरसाइज ग्रांट है, तो आपका स्टेट में आपको 205 मिल जाएगा, ठीक। सेम वही 116 है, 90 जोड़ दिए। वोट ऑन अकाउंट एंड वोट फॉर द क्रेडिट एक्सपेंशनल, तो वहाँ पर 90 जोड़ देंगे, 206 सेम वही स्टेट में मिलेगा। स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल विथ, यहाँ पर सेम 207। 118 में रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, तो आर्टिकल 208 इसमें रूल ऑफ प्रोसीड्यूर। 190 आपको रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट रिलेटेड फाइनेंस, तो यहाँ पर 209 रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीड्यूर इन लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट इन रिलेशन ऑफ द फाइनेंस बिजनेस। तो आपको 2-3 कुछ भी थोड़ा बहुत ट्रिक बताने की कोशिश किया। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं सब पसंद आया तो आप रट्टा मारे, जिंदाबाद, ठीक। चलिए अगली बार मिलेंगे तो पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल को भी कवर कर दिए, सब कुछ कवर कर दिए, ठीक। अगले बार मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। बाकी जय हिंद।